नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, तलवार के धनी महाबली भोकाल की शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है छद्म। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ कुछ इस तरह का है। सुख समृद्धि मनुष्य को उसके परिश्रम से ही मिलती है, लेकिन उसे मिलने में आशीर्वाद देवी शक्ति का होता है, जिसे अलग अलग प्रांत और राज्य में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। विकासनगर में इस शक्ति को कहा जाता है राजलक्ष्मी। प्रचलित है कि जब से देवी राजलक्ष्मी की मूर्ति राज्य के भव्य मंदिर में स्थापित की गई है, उसके प्रभाव से राज्य ने चहुमुखी विकास किया है। इसलिए जहां देवी राजलक्ष्मी की पूजा अर्चना को देखने की जिम्मेदारी राज परिवार की है, वहीं उसकी सुरक्षा का दायित्व संभाला हुआ है सेनापति परवीन सिंह और महाबली भोकाल जैसे योद्धाओं ने। और उस समय तो इस दायित्व का भार सभी पर और अधिक बढ़ जाता है जब राजलक्ष्मी पर्व का आगमन होता है। इस पर्व से 21 दिनों पूर्व तक देवी की मूर्ति का अभिषेक किया जाता है और ठीक पर्व के दिन विकासनगर के सम्मानित व्यक्ति विश्व के कोने कोने से 51 नदियों का जल लाकर मूर्ति पर चढ़ाते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होना था, क्योंकि देवी की प्रतिमा पर टिकी हुई थी किसी की जलती हुई निगाहें। रात्रि के दूसरे पहर देवी के भव्य मंदिर के चप्पे चप्पे पर तैनात सुरक्षाकर्मी किसी के पदचापों की आवाज सुनकर चीते से चौकन्ने नजर आने लगे। ठक ठक ठक। सेनापति की कठोर आवाज ने उनकी तत्परता को और बढ़ा दिया। सावधान, आने वाली कोई मुसीबत भी हो सकती है। आने वाली मुसीबत नहीं, राज्य की सर्वोच्च हस्ती थी। महारानी, इतनी रात गए आप यहाँ? हमें देवी माँ ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा है कि हमारी मूर्ति को आज रात्रि अपने शयन कक्ष में ही विश्राम कराएं। इसलिए हम देवी की प्रतिमा को अपने कक्ष में ले जाने आ गए। रानी मोहिनी ने आगे कदम बढ़ाया था कि रास्ता रोककर खड़ा हो गया सेनापति परवीन सिंह। शत्रु हमारी राजलक्ष्मी को चुराकर हमारी सुख समृद्धि छीनने के प्रयास में है, इसलिए आपका ही सख्त आदेश है कि भोर होने से पहले देवी की प्रतिमा तक पहुंचने का प्रयास करने वाले हर व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखा जाए। और भोर होने में अभी काफी समय शेष है, इसलिए अब आप भी तब तक प्रतिमा तक नहीं पहुंच सकती जब तक आप ये सिद्ध ना कर दिखाएं कि आप महारानी ही हैं, उसके बेस में कोई शत्रु नहीं। सेनापति, क्रोध से गर्जी रानी मोहिनी। विनम्रता से झुक गया परवीन सिंह। क्षमा करें महारानी, हम आपके आदेश का पालन करने के लिए विवश हैं। दूसरे ही क्षण रानी मोहिनी के अधरों पर मुस्कान खेल गई। हम तुम्हारी कार्य कुशलता से प्रसन्न हुए सेनापति। बताओ, हम कैसे सिद्ध करें कि हम रानी मोहिनी ही हैं? रानी मोहिनी के प्रश्न ने सेनापति परवीन सिंह को भी सोच में डाल दिया, लेकिन शीघ्र ही सेनापति ने स्वयं को उस स्थिति से निकाला। प्रसिद्ध है, संपूर्ण विश्व में पलट संधान विधि को महारानी मोहिनी के अलावा और कोई नहीं जानता। बहुत खूब, हमारी पहचान की परीक्षा लेने का इससे अच्छा और कोई उपाय नहीं हो सकता सेनापति जी। तीर कमान मंगाइए। तीर कमान मंगाया गया, जिसे रानी मोहिनी ने तुरंत संभाला और उस विशेष बाण को प्रत्यंचा पर चढ़ाकर उसे पूरे वेग से खींचकर छोड़ दिया। सनसनाता तीर मंदिर की दीवार में बने एक झरोखे में प्रवेश करके ओझल हो गया और एक क्षण बाद ही दूसरे झरोखे से बाहर निकल आया। लेकिन अब उसकी नोक में वो पुष्प भी था जो देवी के हाथ में थमा था। पुष्प के साथ ही तीर रानी मोहिनी के हाथ में पहुंच चुका था। एक झटके के साथ रानी मोहिनी के सामने से हटा सेनापति। आप जा सकती हैं महारानी। धन्यवाद सेनापति। मंदिर के कपाट खोल दिए गए, जिनसे शान से गुजरकर रानी मोहिनी देवी राजलक्ष्मी की प्रतिमा तक पहुंची और उसे उठाकर वापस लौट पड़ी। कोई रोकने वाला ना था, कोई टोकने वाला ना था। हर तरफ शांति थी। लेकिन यह शांति भोर होते ही ऐसे भंग हो गई जैसे कोई भयंकर ज्वालामुखी फूट गया हो। क्षमा करें महारानी, मंदिर में देवी प्रतिमा कहां से होगी
उसे तो आप रात्रि को अपने साथ ले गई थी। मैं देवी की प्रतिमा को ले गई? क्या बक रहे हो सेनापति? सत्य यही है महारानी, रात्रि को आप ही मंदिर से देवी की प्रतिमा उठाकर ले गई हैं। इसका प्रमाण है मैं और यहां उपस्थित सभी सैनिक तथा पलट संधान विधि में प्रयोग होने वाला ये विशेष बाण, जिसमें अभी भी देवी का हस्तपुष्प बिंधा हुआ है। पूरी छानबीन और संतुष्टि करके ही मैंने आपको मंदिर में प्रवेश करने दिया था। ये झूठ है। कल रात्रि हम अपने कक्ष से बाहर निकले ही नहीं, तो फिर देवी की प्रतिमा हमने कैसे ली हो सकती है? कल रात्रि देवी की प्रतिमा आपके पास ही थी महारानी, और आप उसे लेकर रात्रि को ही ऋषि गुंटूर के आश्रम में चली गई थी। रागेश्वरी, तुम भी ऐसा कह रही हो, जबकि तुम हर क्षण साई की तरह हमारे साथ रहती हो। आप सही कह रही हैं महारानी। कल रात्रि में जब आप अपने कक्ष में सोई हुई थी, मैं आपके कक्ष से बाहर ही थी। परंतु रात्रि के दूसरी पहर को जब मैं लघु शंका के लिए बाहर आई, तो मैंने आपको प्रतिमा लेकर महल से बाहर जाते देखा। मैं हैरान थी कि अभी तो मैं आपको कक्ष में सोया छोड़कर आई हूं, फिर आप इतनी जल्दी बाहर कैसे आ गईं? लेकिन उस समय आप महल से बाहर जा रही थी, इसलिए मेरे पास सोचने समझने का समय नहीं था, इसलिए मैं भी आपके पीछे पीछे चल दी। शीघ्र ही आप प्रतिमा लेकर ऋषि गुंटूर के आश्रम में जा पहुंची। आपके निजी कार्यों में दखल देना मेरे लिए बेअदबी होती, इसलिए ना मैंने आपको रोका ना टोका। बस आश्रम से बाहर बैठकर मैं आपके लौटने की प्रतीक्षा करने लगी, लेकिन आप ना आई। आप दूसरे रास्ते से बाहर लौट गई होंगी, ऐसा सोचकर मैं भी वापस लौट आई। रानी मोहिनी की विशेष दासी रागेश्वरी के कथन ने रहस्य को और भी गहरा कर दिया था, जिसमें सभी राज दरबारियों के साथ रानी मोहिनी का मस्तिष्क भी बुरी तरह उलझा था। महाबली भोकाल ने सभी को उस उलझन से बाहर निकाला। देवी की प्रतिमा ऋषि गुंटूर के आश्रम में कैसे पहुंची, इस पर हम बाद में विचार कर सकते हैं। इस समय तो हमें प्रतिमा को वापस लाने का प्रबंध करना चाहिए, ताकि राजलक्ष्मी के पर्व पर हम उस पर जल चढ़ा सके। आपने ठीक कहा महाबली, मैं शीघ्र ही ऋषि गुंटूर के आश्रम में प्रतिमा को लेने जाता हूं। सेनापति परवीन सिंह की एक टुकड़ी ने आश्रम की तरफ रवाना होने में ज्यादा समय नहीं लगाया, लेकिन फिर भी आश्रम पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। आश्रम सामने ही है। रणवीर सिंह, अपने साथियों से यहीं शिविर डालने के लिए बोल दो। मैं अकेला ही आश्रम में जाकर देवी की प्रतिमा वापस लाने का प्रयत्न करूंगा। जो आज्ञा श्रीमान। उप सेनापति को वहीं शिविर डालने को कहकर जब सेनापति परवीन सिंह आश्रम में पहुंचा, तो उसकी सभी आशाओं पर पानी फिर गया। देवी राजलक्ष्मी की प्रतिमा एकदम उपयुक्त स्थान पर पहुंच गई है सेनापति, उसे ले जाने का विचार मस्तिष्क से निकाल दो, क्योंकि वर्षों पहले यह प्रतिमा इसी आश्रम की संपत्ति थी। इसकी उपस्थिति में ही खुशहाल था हमारा आश्रम। लेकिन एक दिन राजा विकास मोहन की सेवा से प्रसन्न होकर मेरे पति ऋषि गुंटूर ने देवी की प्रतिमा उसे उपहार स्वरूप दे दी। मेरे लाख मना करने के पश्चात भी प्रतिमा के आश्रम से जाते ही आश्रम पर दुखों की बारिश सी होने लगी थी। मैं विधवा हुई। आश्रम में मानो महामारी फैल गई। सारे आश्रमवासी दाने दाने को मोहताज हो गए। तब मैंने निर्णय लिया कि देवी की प्रतिमा वापस आश्रम में आनी चाहिए। अब यह आश्रम में ही रहेगी, इसलिए वापस लौट जाओ। देवी की प्रतिमा का उपयुक्त स्थान कौन सा है, इसका निर्णय राज दरबार में होगा महोदया। मैं तो उसे यहां से लेने आया हूं। उचित यही रहेगा कि आप मेरा निवेदन स्वीकार कर लें। आपके पास कल सुबह तक का समय है। ऋषि पत्नी गुरमुखी को अपने शब्दों में छिपी चेतावनी देकर आश्रम से निकला सेनापति परवीन सिंह। क्या जानता था कि कल सुबह तो स्थिति उसके हाथों से निकल जाने वाली थी। सेनापति हमें कड़े शब्दों में चेतावनी देकर गया है, तो क्या देवी राजलक्ष्मी की प्रतिमा एक बार फिर हमसे छीनकर राजमहल पहुंच जाएगी? नहीं देवी,
राजलक्ष्मी इतने वर्षों बाद एक बार फिर अपने वास्तविक स्थान पर आ पहुंची है। अब उसे कोई भी यहां से नहीं ले जा सकता। गुरु माता, अपने शिष्य छद्म पर भरोसा रखिए। गजब का आत्मविश्वास छलक रहा था छद्म नामक उस शख्स की आंखों में। वो रात्रि का तीसरा पहर था जब सेनापति परवीन सिंह हड़बड़ाकर अपने बिस्तर से उठा। कौन है? मैं उप सेनापति रणवीर सिंह। आओ रणवीर सिंह, इतनी रात गए मेरे पास कैसे आना हुआ? तुम्हारे होश फाख्ता करने के लिए। भड़ाक! आंखों में आश्चर्य लेकर बेहोशी के समुद्र में डूबता चला गया वो। रात के अंधेरे में क्या हुआ किसी को कुछ पता नहीं चला। सुबह सब कुछ सामान्य था। उप सेनापति जी नहीं दिख रहे हैं सेनापति जी? सुबह सब कुछ सामान्य था। उप सेनापति जी नहीं दिख रहे हैं सेनापति जी? मैंने उन्हें रात्रि को ही किसी विशेष कार्य से राजधानी भेज दिया है। तुम अपनी तैयारी करो। हमारे लिए क्या आदेश है सेनापति जी? सभी पूरी तरह तैयार हो जाएं और आश्रम के चारों तरफ फैलकर उसकी रखवाली एवं चौकसी करें। धन्यवाद। ध्यान रहे परिंदा भी तुम्हारी निगाहों से बचकर आश्रम के अंदर ना पहुंच पाए। परंतु सेनापति जी, रात्रि में तो आपने आश्रम पर आक्रमण करने की रणनीति बनाई थी, फिर यह चौकसी? सैनिक की बात पूरी होने से पहले ही सीसा गरज उठा सेनापति परवीन सिंह। सेनापति मैं हूं, इसलिए मुझे तय करना है कि मैं आश्रम पर आक्रमण करूं या उसकी चौकसी। तुम बस वो करो जैसा तुम्हें आदेश मिलता है, समझे? जी सेनापति जी। सभी सैनिक के प्रश्न उसके मस्तिष्क में ही दबकर रह गए। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, तब तक के लिए बाय। चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना और जहां जरूरत हो इसको शेयर कर देना, एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। और आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं और उसकी डिटेल्स, बैंक डिटेल्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में।